नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं एक एनालिसिस लेके आया हूँ जो अभी 63rd का जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो ये पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं और इसका जो जवाब है वो आप किस तरह से, आपने अगर ये एग्ज़ाम लिखा है तो किस तरह से लिखा है और इसका जो फॉर्मेटिंग किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो आंसर है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। इससे आप अपना जो मार्क्स है उसका बेहतर जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये 64th एग्ज़ामिनेशन देने वाले 64th का जो मेंस है उसको जो स्टूडेंट्स दे रहे होंगे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसके आधार पे वे अपना जो आगे की रणनीति है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चंस कुछ रिपीट हुए हैं, इसीलिए हमेशा ये देखें कि भाई पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ये छोड़ के ना चले, क्योंकि कारखाना अधिनियम है। कारखाना अधिनियम में जो कल्याणकारी जो उपाय होते हैं, कल्याणकारी जो कल्याण के जो प्रावधान होते हैं मजदूरों के, वो लगातार रिपीट किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम से भी कुछ प्रावधान जो है सो रिपीट किए गए हैं। तो इसीलिए ऑलमोस्ट मतलब सारे टॉपिक्स को कवर करना काफ़ी जो है सो आप लोगों के लिए वाइटल रहेगा, और सारे टॉपिक्स को आप कवर करने की कोशिश करें ताकि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों, जो स्टार्ट करते हैं, इसमें जो पहला सवाल पूछा गया है 63rd मेंस में, उसमें कहा गया है श्रम विधान के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए एवं भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, जो श्रम विधान के सिद्धांत हैं, ये जो श्रम विधान के जो सिद्धांत आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत, जो ये सारे सिद्धांत हैं, जो मॉडर्न सिद्धांत हैं, वो आप इसमें जो है सो लिखें, उसको थोड़ा डील करें। इसके बाद से जो भारतीय संविधान में लेबर से रिलेटेड यानी श्रम से रिलेटेड जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं, इन सारों को, और इसके अलावा भी जो हमारे संविधान में जहाँ जहाँ भी इसके लेबर से रिलेटेड जो उपबंध दिए गए हैं, इसकी चर्चा करनी है। फंडामेंटल राइट में अगर कह लें, इसमें आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 को भी आप ले सकते हैं। इसके बाद से जो आम आदमी के लिए जो प्रोविज़न्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, वो श्रमिकों के लिए भी लागू होते हैं लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो हमारा आर्टिकल 42 और 47 जो मद्यपान निषेध, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैटरनिटी बेनिफिट वाली चीज़ें, उसके बाद से फिर बच्चों के चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें श्रम से रिलेटेड जो उपबंध हैं उसको आपको इसमें डील करना है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, अगर आप इसको टच किए होंगे और इस हिसाब से बनाए होंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। फिर दोस्तों, एक कारखाना की परिभाषा दीजिए एवं कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सुरक्षा एवं कल्याणकारी जो प्रावधान है उसकी चर्चा कीजिए। तो कारखाना की परिभाषा हो गई, साथ ही साथ जो कल्याणकारी उपाय हैं और सुरक्षा के उपाय जो हमारा कारखाना अधिनियम 1948 है उसके चैप्टर 4 में दिया गया है और कल्याण वाला चैप्टर 5 में दिया गया है। तो ये सारे उपाय को आपको जो है सो देखना है और इस सारे उपाय के बारे में लिखना है। प्रावधान जो कारखाना अधिनियम 1948 में दिए गए हैं, काफ़ी लंबे प्रोविज़न्स हैं, तो काफ़ी तेज़ी से आपको लिखना होगा। ऑलमोस्ट जो सुरक्षा के प्रावधान हैं वो करीब 25 से 26 सेक्शंस हैं जिसको कि आपको लिखना होगा, और साथ ही साथ कल्याण के तो बहुत कम है। तो इन दोनों को टाइम मैनेज करते हो आप, अगर पूरा का पूरा लिख दें तो टाइम मैनेज करते हुए थोड़ा शॉर्ट्स में शॉर्टकट अपनाते हुए अगर आप पूरा लिखते हैं सेक्शन के साथ, तो काफ़ी अच्छे नंबर इसमें भी आएंगे। फिर दोस्तों, दुकान प्रतिष्ठान की परिभाषा दीजिए और बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा कीजिए। एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछा गया है, बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम। और ये जो बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के जो प्रावधान है, इसको सेक्शन के साथ अगर लिख दें, ना भी लिखें, लेकिन अगर सेक्शन के साथ अगर आप लिखते हैं प्रोविज़न्स को, तो नंबर अच्छे आने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको लिखने की बात की गई है, इसको भी टच किया जा सकता था। फिर जो आगे हम लोग बढ़ते हैं उसमें आता है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का स्पष्टीकरण कीजिए। जो प्रावधान है उसमें है क्षतिपूर्ति की परिभाषा, सेम एज बिफोर जो पूछा गया था पहले।
क्षतिपूर्ति की परिभाषा आपको देनी है। क्षतिपूर्ति में भी स्पेशली कब कब क्षतिपूर्ति की ज़रूरत होती है, जब रोज़गार के दौरान जब चोट लग जाए या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को, तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको लिखना है। साथ ही साथ जो आंशिक असमर्थता के बारे में प्रावधानों में स्पष्टीकरण, जो प्रावधान है उसमें क्या आंशिक असमर्थता के बारे में दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है, उसमें जो क्षतिपूर्ति के बारे में दिया गया है उसमें है जो रोज़गार के दौरान यानी कार्य के दौरान अगर दुर्घटना हो जाए या कार्यकाल के दौरान हो जाए, कार्य से उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी है उसकी या तो मृत्यु हो जाए या वो पूर्ण रूप से अशक्त हो जाए या आंशिक रूप से अशक्त हो जाए या जो आंशिक अस्थायी रूप से जो कहते हैं अशक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें है ये आंशिक असमर्थता, जो आंशिक विकलांगता जो लाभ है, इसके बारे में प्रावधान में क्या दिया गया है। जैसे कि प्रावधान में कहा गया है कि जो 25-25 जो % है वो मतलब कुल मिला के 50% जो राशि है वो दिया जाएगा 15-15 दिन पे अस्थायी विकलांगता का जो लाभ है। उसमें फिर आता है पूर्ण अस्थायी विकलांगता भी आता है, आंशिक अस्थायी विकलांगता और मृत्यु जैसी पॉइंट्स आती है। तो इसमें आप आंशिक असमर्थता क्या है और आंशिक जो अशक्तता है इसमें क्या क्या क्षतिपूर्ति के प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको लिखना है। फिर पूर्ण असमर्थता यानी जो पूर्ण अस्थायी विकलांग हो जाए कोई व्यक्ति कार्यकाल के दौरान, जो दुर्घटना हुई उस वजह से, तो उसमें जो है सो इसकी परिभाषा क्या दी गई है, साथ ही साथ इसमें जो प्रावधान क्या दिए गए हैं। जैसे जो पूर्ण अस्थायी विकलांगता है इसमें कहा गया है 1.40 लाख से 10.97 लाख की क्षतिपूर्ति जो एक मुश्त है ये प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें है कि 60% जो उसका वेज है उसको उसके रिलेवेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जो मूल्य आता है वो उस व्यक्ति यानी उस कर्मचारी को दिया जाता है। तो पूर्ण असमर्थता लाभ। फिर आता है नुकसान भरपाई के नियम। दोस्तों ये कुल मिला के एक ओवरऑल पूछ दिया गया है, नुकसान भरपाई के नियम किन किन स्थितियों में नुकसान की भरपाई का जो नियम है इस प्रावधान में दिया गया है। जैसे कर्मचारी की दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना में जो 3 केसेस आता है, एक आता है अस्थायी अपंगता लाभ, फिर अस्थायी अपंगता लाभ, पूर्ण अस्थायी जिसको कहते हैं, और आंशिक अस्थायी अपंगता लाभ। तो ये तो हो गई अपंगता की स्थिति में। फिर मृत्यु की स्थिति में जो उस व्यक्ति को जो भरपाई किया जाता है इस अधिनियम के तहत। साथ ही साथ जो व्यवसाय जनिक रोग हैं, जो हमारे शेड्यूल में जो इस एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल दिया गया है उसमें कुछ व्यवसाय जनिक रोगों की बात करी गई है। ऑलमोस्ट 34 रोग हैं। अगर इस तरह के रोग हो जाते हैं कार्य के दौरान तो उसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में। तो ये सारे नियम, इसके अलावा जो क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए आयुक्त रहते हैं, आयुक्त जो है सो ये भुगतान जो है सो संबंधित कर्मचारी या मृत्यु की दशा में उसके परिवार को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, सारे नियम इसमें आपको लिखने हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये तो कर्मकार क्षतिपूर्ति ये भी काफ़ी अच्छा था। अगर हर एक पॉइंट को ढंग से लिखा जाए तो अच्छे नंबर इसमें भी आ सकते हैं। फिर दोस्तों जो ट्रेडिशनल सवाल आता है, बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के ऊपर आलोचनात्मक जो परीक्षण है उसके बारे में। तो इक्वल रिनोवेशन एक्ट 1976 वो भी बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों जो बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो अधिनियम की आलोचनात्मक परीक्षण, तो सबसे पहले तो इसमें अधिनियम के बारे में तो आपको लिखना होगा, लेकिन इसमें जो प्रोविजंस हैं, जो समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुषों और महिलाओं को दिया जाएगा, महिलाओं को वेतन के और जो कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो प्रावधान में दी गई हैं उसके लिए जो परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। फिर पेनल्टीज़ के बारे में भी दी गई है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखना है, तो आप इसको भी टच कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में, बिहार राज्य में जो है सो समान पारिश्रमिक के संबंध में क्या क्या किया गया है। जैसे न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, फिर समान जो महिला हैं और पुरुष हैं दोनों को एक समान वेतन मिले, इसके लिए बिहार सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो प्रयास में तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं आ सकता है, लेकिन आप इस तरह से कि करंट से रिलेट करके दे सकते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनकी जो प्रतिनिधित्व है समान रूप से
पुरुषों के बराबर हो सके, और इस तरह से कुछ पॉइंट आप ऐड करके अप्लाइड रूप से दे दो तो इस पर भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है। फिर दोस्तों जो लास्ट में है इस सेक्शन में वो क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय श्रम विधान के पर प्रभाव के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के सृजन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका स्पष्ट करें। ये टोटली थ्योरेटिकल सवाल है, इसको टच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सवाल इससे पहले प्रोविज़न से बन जाता है तो इसको टच नहीं करें तो बेहतर रहेगा। तो ये हो गया आईएलओ से। इस तरह से दोस्तों जो पहला सेक्शन है वो समाप्त हो। फिर दोस्तों जो हम सेक्शन 2 की बात करें, उसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है वो है औद्योगिक संबंध की अवधारणा को स्पष्ट करें एवं बिहार राज्य में औद्योगिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए श्रम संगठनों की भूमिका पर उदाहरण देके चर्चा करें। तो दोस्तों जो औद्योगिक संबंध है उसके बारे में जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो डेफिनीशन है वो क्या कहता है कि औद्योगिक संबंध में क्या क्या चीज़ देखा जाता है। एक उद्योग के अंतर्गत जो श्रमिक और श्रमिकों के बीच के संबंध को देखा जाता है, श्रमिकों और नियोजकों के बीच का संबंध देखा जाता है, नियोजक और नियोजक के बीच के संबंध को भी देखा जाता है। तो ये जो अवधारणा है, ये जो डेफिनेशन, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। और साथ ही साथ जो बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में, जो बिहार राज्य में जो औद्योगिक संबंध किस तरह का है उसके लिए श्रम संगठनों की भूमिका पर उदाहरण देकर चर्चा करें। ये काफ़ी अप्लाइड सवाल है, बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसमें आप श्रम संगठन के बारे में लिखेंगे कि श्रम संगठन पहले, जब श्रम संगठन नहीं था तब जाके क्या होता था, और फिर धीरे धीरे श्रम संगठन का उदय हुआ। जब श्रम संगठन नहीं थे, ट्रेड यूनियन नहीं थे, तो जो श्रमिक थे उनका शोषण होता था। कई श्रमिकों ने श्रम संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे या तो दबा दिया जाता था, इस बातों को ऊपर नहीं उठने दिया जाता था। लेकिन फिर समय गुजरा धीरे धीरे तो श्रम संगठन अस्तित्व में आए, श्रम संघ अधिनियम 1936 आया, और फिर उस आधार पे हर जगह ट्रेड यूनियन बनने शुरू हो गए। तो उस आधार पे बिहार में भी बहुत सारे ट्रेड यूनियन बने, और वो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध भी हुए ताकि उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, वो मुख्य रूप से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाए जा सके। और फिर जो ट्रेड यूनियन है वो सामूहिक सौदेबाजी करने लगे, औद्योगिक विवाद होने लगे, हड़ताल होने लगे। तो ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखें तो ये भी एक फुल क्वेश्चन बन सकता है, और काफ़ी इसमें मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखें तभी जाके, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है स्पष्ट रूप से बिहार राज्य में औद्योगिक संबंध को प्रस्थापित करने के लिए एक श्रम संगठनों की भूमिका पर उदाहरण देकर चर्चा करें कि भाई श्रम संगठन की भूमिका जो है सो बिहार में इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक अच्छे रूप में स्थापित करने के लिए श्रम संगठन किस किस तरह का रूप निभा सकती है या निभा रही है। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद से अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें फिर क्वेश्चन रिपीट किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय श्रम न्यायालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये अगर अधिनियम आप ढंग से पढ़ें तो ये काफ़ी ईजिली बन सकता है। तो ये पिछली बार भी रिपीट किया था, इस बार भी पूछा है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इस पर भी अच्छे मार्क्स आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि ये एक्ट से जो है सो ये चीज़ें उठा के एक्ट में औद्योगिक न्यायालय के बारे में, श्रम न्यायालय जो होता है लेबर ट्रिब्यूनल, इसके बारे में क्या कहा गया है, और राष्ट्रीय श्रम न्यायालय के बारे में जो नेशनल जो ट्रिब्यूनल है इसके बारे में एक्ट में क्या कहा गया है, ये आपको बताने हैं। फिर है भारतीय श्रम संघ के इतिहास एवं प्रकार पर सविस्तार टिप्पणी लिखिए। श्रम संघ ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। अगर इसमें तो मैं कहूँगा कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पर फ्लो है तभी जाके इसको टच करें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। अगर अगले बाकी जो सवाल है उससे आपके 3 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो। फिर दोस्तों जो बेरोजगारी की परिभाषा दीजिए और उसके कारण को स्पष्ट कीजिए। बिहार राज्य की बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। काफ़ी अच्छा और सुंदर अप्लाइड सा सवाल है। बेरोजगारी का डेफिनेशन आपको देना है, जो ऐसी स्थिति जिसमें कि व्यक्ति जो है सो प्रचलित मजदूरी दर से भी कम दरों पे कार्य करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर भी उसे जो है सो काम नहीं मिलता। तो इस तरह के इसमें भी ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कहते हैं, ये सारे टाइप हैं। तो इसमें परिभाषा दिया गया है। इसके जो कुछ पॉइंट वाइज अगर लिख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जाम्पल में कि इस तरह की बेरोजगारी होती है डेफिनेशन के साथ। फिर उसके कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण के बारे में तो काफ़ी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कारण को काफ़ी अच्छे से पॉइंट वाइज में दे दें कि भाई किस किस कारणों से, सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से
जो सामाजिक असमानता है, जातिगत कारण से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका जो बेरोज़गारी उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ जो कोई भी देश है उसकी आर्थिक स्थिति भी बेरोज़गारी के लिए, फिर एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री का जो काफ़ी हमारे बिहार में कह लें या भारत में कह लें जो काफ़ी स्लो मोशन से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें बेरोज़गारी के लिए महत्वपूर्ण। तो ये सारे जो कारण हैं इसको पॉइंट वाइज में देके अगर आप बनाए होंगे तो काफ़ी अच्छा इसका आंसर बनेगा। फिर जो तीसरा इसमें पॉइंट है कि बिहार राज्य में बेरोज़गारी को दूर करने के उपाय। तो दूर करने के जो उपाय हैं वो आपने क्या सोचा है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, न कि बिहार सरकार बेरोज़गारी दूर करने के लिए क्या कर रही है या भारत सरकार बेरोज़गारी दूर करने के लिए क्या कर रही है। तो आप क्या क्या उपाय बेरोज़गारी दूर करने के लिए सुझा सकते हो, जैसे कि शिक्षा पे बल दे के, या औद्योगिक जो गति काफ़ी स्लो है तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको अगर सही किया जाए तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पैदा होंगी। साथ ही साथ जो स्किल है, स्किल को अगर जो है सो स्किल की तरफ ध्यान दिया जाए, मेक इन इंडिया जैसे चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो इससे जो है सो बेरोज़गारी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा जो है सो ये काफ़ी साबित हो सकता है, जो कौशल विकास मिशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो इनोवेटिव चीज़ें या टेक्नोलॉजी पे बल दे के, और जो बेरोज़गारी से रिलेटेड जो सरकार के प्लान्स हैं लोगों को पता नहीं रहते हैं, तो वो जो है सो लोगों को बता के फिर, तो ये सारी चीज़ें बता के बेरोज़गारी दूर की जा सकती है। तो ये इस तरह के उपाय जो है सो आप अगर अपने मन से उस समय जो आपको लगा होगा या जो आप उपाय सुझा सकते हैं बिहार के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में, तो ये अगर बना दें तो ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन ये साबित होगा, ये आपका बेरोज़गारी वाला। फिर है महिला कल्याण, एकदम सेम महिला कल्याण, महिला की समस्या की चर्चा कीजिए, भारत में महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का वर्णन करें। तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही जो है सो निम्न स्तर की है, जो पुरुषत्व समाज है, फिर लिंग जो भेदभाव है उसके साथ अपनाया जाता है, या परित्यक्त महिलाएं हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, फिर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड, तो ये सारी समस्याओं को यहाँ पे डील करना है। और फिर उसके बाद से भारत में महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का, तो ये पूरी तरह से इसमें जितने भी करंट इश्यूज़ आप करंट जो योजनाएं हैं सरकार की दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या उज्ज्वला योजना हो गया या सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, तो ये सारी चीज़ें, या एक्ट में दी गई मैटरनिटी बेनिफिट में क्या चेंजेस हुए हैं, PCPNDT एक्ट में क्या कहा गया है, अत्याचार निवारण जो कानून महिलाओं के लिए बना है उसमें क्या कहा गया है, तो पूरी तरह से इसमें आप अगर अप्लाइड जो रिसेंट जो प्लान्स हैं गवर्नमेंट के महिला कल्याण से रिलेटेड अगर आप डालें तो इसमें ये भी काफ़ी स्कोरिंग साबित होगा। तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी और महिला कल्याण भी अगर अच्छे से प्रॉपर वे में अगर रिसेंट इश्यूज़ को आप टच करते हुए लिखें तो इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर दोस्तों जो लास्ट में है, बिहार राज्य में वेश्याओं की प्रकृति, व्याप्ति एवं कारणों पे चर्चा कीजिए। तो अगर इसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो ये भी दे सकते हैं कि कितने तरह की जो वेश्याओं की प्रकृति है वो कितने तरह की हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, और साथ ही साथ जो वेश्यावृत्ति के कारण हैं, जितने भी कारण हैं, सामाजिक हो या आर्थिक हो या कह लें कि जो विलासप्रियता के कारण हो या आदतन हो, तो ये सारी चीज़ें आप इन कारणों में इनकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो उनकी प्रकृति है, कितने तरह की वेश्याएं होते हैं, तो ये चीज़ें इसको भी आप जो है सो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अप्लाइड और ज़्यादा रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा जो है सो कंटेंट नहीं बन पाएंगे, जो भी होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे। तो इस हिसाब से इसको थोड़ा मतलब लो प्रायोरिटी में रखें, क्राइसिस के टाइम में इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें होंगे तो काफ़ी अच्छा। इस तरह से आपका जो पूरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, जो ये पेपर है, इसमें अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर है काफ़ी मतलब स्कोरिंग और काफ़ी जो है सो मतलब कह लें कि गेम चेंजिंग ऑप्शनल पेपर है, और जो अभी 63वीं का एग्ज़ाम पूछा गया इसमें इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक जो रामबाण है वो है कि आप 64th का प्रिपरेशन करें, तो स्टार्टिंग में अभी आपके पास पूरा टाइम है, लगभग 100 दिन आपके पास हैं, तो आप इसको थ्रू आउट स्टडी करें, और जैसे ही एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आए तब स्पेसिफिक होते जाएं। लेकिन स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि सारे एक्ट को
जितने भी सेक्शन 1 के सारे एक्ट हैं उसको पढ़ें, उसके बाद से फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ें, श्रम के बारे में पढ़ें, और जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ के तब जाके फिर आप स्पेसिफिक हों। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।